वेलकम बैक प्यारे बच्चों। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विद्या विहार कंपटीशन क्लासेस पर। और बच्चों यहाँ पर आज फिर से जो आरआरबी एनटीपीसी बेस्ड जो हमारा सेशन चल रहा है उसके बच्चों नेक्स्ट सीरीज में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं। तो बच्चों आज मैं थोड़ी सी आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूँगा। बच्चों मैं 2 मिनट आपके लिए समय लेना चाहता हूँ। बच्चों जब भी होती क्या हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं बच्चों तो हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां होती है। यहाँ पर एक बहुत बड़ी क्राउड है और उस क्राउड के बीच में बच्चों हम लोगों को एक अपनी सफलता के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। तो बच्चों यहाँ पर आप हमेशा देखो बच्चों कि क्राउड ज़रूर होती है पर इन क्राउड के बीच में से ऐसे लोग सक्सेस होते हैं जो कि हमेशा नई चीज़ों की ओर भागते हैं बच्चों, नई चीज़ की ओर। तो बच्चों इसी तरह अगर आप डिजिटल एजुकेशन में आप आए हो बच्चों, आपको हर समय एक नए पढ़ाई की ओर, एक नए लॉजिक के ऊपर आपको भागनी पड़ेगी बच्चों। क्योंकि बच्चों यहाँ पर जितनी भीड़ है उस हिसाब से आपको बहुत ही ज़्यादा तैयारी और बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों वो लोग अक्सर सफल होते हैं जो कि नई नई लॉजिक्स के पीछे भागते हैं और बच्चों नई नई लॉजिक के साथ अपनी जो वो क्रिएशन है, अपने अंदर की जो एनर्जी है उसको बढ़ाते हैं बच्चों। तो इसलिए बच्चों मैं आप लोगों से आग्रह करता हूं कि बच्चों जो भी हो, मैं हमारी तरफ से मेहनत की जा रही है आप लोगों के लिए, तो इसे आप ज़रूर देखें। हो सकता है कि कुछ नया आपको इस चैनल में ज़रूर नज़र आए और सवालों को हल करने के दरमियान हो सकती है कि आपको बहुत सारी नई बातें सीखने को मिले। तो बच्चों यहाँ पर हम बढ़ते हैं आज के अपने इस सीरीज में बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों आज के लिए जो अपना यहाँ पर पहला सवाल यहाँ पर है, यदि किसी वस्तु को बेचने से प्राप्त लाभ प्रतिशत संख्यात्मक रूप में रुपयों में इनके क्रय मूल्य के बराबर हो, यानी लाभ परसेंट जो बराबर वो है बच्चों वो क्रय मूल्य के बराबर है। मान के चलो अगर क्रय मूल्य x है तो बच्चों यहाँ पर कहने का मतलब जो लाभ भी है वो x% ही है। ये सवाल की यहाँ पर जो आपकी कहने की जो यहाँ पर इसकी मीनिंग्स है वो ये बात निकल कर आ रही है। तो बच्चों यहाँ पर अब हमें देखनी है कि किसी वस्तु को बेचने से जो प्राप्त लाभ होता है संख्यात्मक रूप से क्रय मूल्य के बराबर है और उसका विक्रय मूल्य बच्चों 39 रुपीज़ है। तो क्रय मूल्य क्या होगा? तो बच्चों यहाँ पर मैं आप लोगों को इस तरह की जब भी हिसाब आए क्रय मूल्य संख्यात्मक रूप से बराबर, आप लोगों ने बहुत सारी सेट्स में ऐसे सवाल देखे। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है बच्चों, ये जो आपके क्रय मूल्य जो यहाँ पर विक्रय मूल्य जो भी होंगे उसे सबसे पहले बच्चों आपको फैक्टराइज कर देना है। तो 13 की फैक्टराइज आप एक ही प्रकार से कर सकते हो, 13 × 3। और बच्चों इसकी एक और फैक्टर 39 × 1 हो सकती है। तो हमें बच्चों यहाँ पर ध्यान देना है कि जब भी हम फैक्टर कर रहे हैं बच्चों तो फैक्टर के दोनों पार्ट के बीच डिफरेंस जो होनी चाहिए वो 10 होनी चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों आप देख रहे हो 13 और 3 है, इसके बीच डिफरेंस कितनी बच्चों? डिफरेंस 10 है। तो आपको हर समय ऐसी ही फैक्टर लेनी है जिसमें कि डिफरेंस 10 की। जैसे मानकर चलो बच्चों अगर यहाँ पर 119 होती तो यहाँ पर हम फैक्टर 17 × 7 यानी कि आपके बच्चों 17 और 7 में डिफरेंस कितनी की आ रही? 10 की आ रही। हमेशा हमें ऐसा फैक्टर को लेना और वो फैक्टर आपको मिल जाएंगे जब भी आप फैक्टर करोगे। तो जब भी बच्चों इसमें से 2 डिजिट है, जब भी आपको जो छोटी डिजिट होगी यानी कि 3, तो 3 के ऊपर आपको 0 लगा देनी है बच्चों, यानी कि 30 रुपीज़ जो है ये आपके बच्चों क्रय मूल्य हो जाएंगे। और ये बच्चों आपको हर बार आपको ये जब भी करोगे तो ऐसी बिल्कुल आपको फिट आएगी। तो बच्चों आज उम्मीद है कि इस चीज़ को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अब आपके लिए अगला सवाल यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे हो इस समय, किसी मोटर बोट की शांत जल में जो चाल है वो है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जब भी बच्चों शांत जल में हम लोग उसे मान लेते हैं ए, तो ए आपकी यहाँ पर 45 हो गई। और धारा की चाल में बी मानते हैं तो बच्चों बी की वैल्यू अभी यहाँ पर देखनी है। तो शांत जल में 45 किलोमीटर प्रति घंटा यदि धारा के अनुकूल, तो बच्चों धारा के अनुकूल जब भी कोई चीज़ जाएगी तो आपके जो बोट की चाल है और प्लस धारा की चाल उसमें ऐड हो जाएगी, यानी ए प्लस बी चाल बराबर दूरी बटे समय होते हैं। तो धारा के अनुकूल जो 80 किलोमीटर दूरी जाने में उसे बच्चों तय करने में 1 घंटे 20 मिनट का समय लेती है। तो धारा के विपरीत वही दूरी तय करने में कितना समय लेगी? तो बच्चों पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इसकी चाल क्या हो रही है धारा के अनुकूल। तो यहाँ समय बच्चों 1 घंटा 20 मिनट। तो जब भी बच्चों आपको 1 घंटा 20 मिनट दिया हो
तो आप इसे इस प्रकार लिखेंगे 1.20/60, तो 20 एकम 20, 20 या 60, 1.1/3, तो 3 एकम 3 एक 4/3 हो जाएंगे। तो बच्चों जब भी आप यहाँ पर करोगे तो 4 आपके नीचे ही रह जाएंगे, 3 ऊपर आ जाएंगे, तो 4 से ये कट गए बच्चों 20 बार में। तो यहाँ पर बच्चों 20 दिया हो गया आपके लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि बच्चों जब आपकी A45 है तो यहाँ पर चाल 60 हो रही, इसकी मतलब धारा की चाल आपके लिए कितनी हो गई, तो धारा की चाल 15 होगी। तो बच्चों जब हम अनुकूल आएंगे तो वहाँ पे बच्चों यानी कि A-B आपके लिए कितनी हो जाएगी, 45 घटा 15 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बच्चों यहाँ देखने की बात है, आपकी चाल जो पहले थी वो 60 थी अनुकूल में, प्रतिकूल में आपकी चाल 30 हो गई। तो बच्चों सीधी सी बात है कि अगर आपको 60 के चाल से 1 घंटा 20 मिनट लगे तो आधी चाल से 2 घंटा 40 मिनट लगेंगे। तो बच्चों उसी दूरी को विपरीत आने में 2 घंटे 40 मिनट लग जाएंगे, सीधी सी बात है बच्चों। तो उम्मीद है बच्चों अच्छे से समझ पा रहे हैं बच्चों, और उम्मीद है बच्चों एक आगे ऐसे यूनिक सवाल आ रहे हैं बच्चों, एक से एक सॉल्यूशन यूनिक है बच्चों। सवाल तो आप लोग देख ही रहे होंगे, तो सॉल्यूशन को आप लोगों को देखनी है बच्चों। मैं यकीन आप मानिए बच्चों, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे जो हैं वो भी हिसाब के तरफ अट्रैक्ट होंगे और बच्चों उन्हें भी हिसाब बनाने में मज़ा आने लगेगा। तो अगला हिसाब बच्चों यहाँ पर है कि आमों के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाने से एक व्यक्ति को 40 रुपये में 4 आम कम मिलते हैं। यानी कि समझो बच्चों कि 40 रुपये का वो व्यक्ति हर दिन आम खरीद रहा था, पर जब अब वो आज 40 रुपये लेकर गया तो उसे पता चला कि 20% दाम बढ़ गया है, तो उसे उसके पास पैसे नहीं होंगे, तो उसे 4 आम कम मिले। तो यहाँ पर बच्चों 4 आम उसे कम मिले, तो इस 4 आम की वैल्यू कितनी हो गई, ये जो बच्चों 40 रुपये की अब तो यहाँ पर 20% तो बढ़ चुकी है। तो बच्चों 4 आम की जो वैल्यू हो गई, ये बच्चों 4 आम की वैल्यू यहाँ पर हो गई 40 की 20%, तो 20% बच्चों हो जाते 1/5, तो 5 अट्ठे 40। यानी कि बच्चों एक आम की जो अभी वैल्यू हो गई वो अभी हो गई बच्चों 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। यानी कि बच्चों एक आम की वैल्यू अभी 2 रुपये हो गई। तो 2 रुपये कब हो गई, जब बच्चों इसमें 20% की इसमें ग्रोथ हो गई। तो बच्चों यहाँ पर जब आपने देखा कि 20% ग्रोथ हो गई तो बच्चों यानी कि 120% हो गई, तो 120 की वैल्यू 2 हो गई। तो बच्चों यहाँ पर 100 की वैल्यू यानी कि जो इसका मेन मूल्य था वो था बच्चों 2/120 गुना 100। ये बच्चों हो गई आम की जो पुरानी कीमत थी 100% वो हो गई। तो बच्चों वृद्धि से पहले 15 आम की कीमत पूछ रही थी, ये बच्चों एक आम की कीमत हो गई। तो जब आपसे बच्चों 15 आम की कीमत मांगी जा रही तो 15 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर बच्चों आपके लिए हो जाएगी 15 अट्ठे 120, 2 चौके 8 और 4 से बच्चों ये कट गए आपके लिए 25 बार में। तो यानी कि बच्चों आपके 15 आम का वृद्धि से पहले कितना कीमत था, 25 रुपये थे। तो उम्मीद है बच्चों ये आप लोगों को समझ में आई होगी अच्छे तरीके से। बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल की ओर यहाँ पर। तो बच्चों यहाँ पर अब अगला सवाल है आपके लिए कि रीटा ने एक टेलीविज़न सेट अंकित मूल्य पर 20% की छूट के साथ खरीदा। यानी कि बच्चों वहाँ पर जो है उसे 20% की छूट दी गई थी और उसने इसको क्या किया, फिर से 16,800 रुपये में बेचकर 800 रुपये का लाभ कमा लिया। तो बच्चों यहाँ पर सीधी बात है, 16,800 में बेचकर 800 का जब लाभ कमाया, यानी कि बच्चों जो रीटा जो खरीद कर लाई थी तो रीता को वो कितने की पड़ी होगी, 16,000 की पड़ी होगी, क्योंकि उसने 16,800 में बेचकर 800 रुपये तो लाभ कमा लिया। तो रीटा के लिए सीपी कितनी होगी, 16,000 होगी। तो बच्चों 16,000 यहाँ पर 20% की छूट पे उसे 16,000 में मिली। तो बच्चों 20% यहाँ पर कितने होते हैं, 1/5। तो बच्चों 5 में अगर एक छूट दे दी जाती है यानी 4, तो अगर बच्चों यहाँ पर टीवी सेट की एमआरपी 5 थी तो छूट देने के बाद 4 हो गई। तो बच्चों यहाँ 4 नहीं होकर रीटा ने इसे कितने में खरीदा है, 16,000 में। कितने गुने हो गए बच्चों, 4,000 गुना ज़्यादा हो गए। तो जब बच्चों आप इसे 4,000 गुना करोगे तो बच्चों 4 पंचे 20,000, यानी टीवी सेट का जो एमआरपी था वो बच्चों 20,000 थी। बढ़ते बच्चों अगले सवाल की ओर। एक आदमी 60 रुपये में 20 के भाव से कुछ संतरे खरीदे। तो 60 रुपये में 20 के भाव से खरीदे, यानी कि यहाँ पर बच्चों हम यहाँ रुपये कर देते हैं
और इस तरफ बच्चों हम यहाँ पर संतरा कर देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर इसने 60 रुपये दिए और 20 संतरे खरीदे। उतने ही संतरे 60 रुपये में 30 के भाव से खरीदा, यानी किसी और जगह गई होगी थोड़ी सस्ती मिल गई, फिर उसने 60 रुपये देकर वहाँ से उसने 30 संतरे खरीद लिए। तो यहाँ पर बच्चों उसने टोटल 120 रुपये खर्च करके कितने संतरे खरीद लिए? 50 संतरे खरीद लिए। उसके बाद बच्चों यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो उन्हें एक ही जगह मिलाकर 60 रुपये में 25 के भाव से बेचने लगा। तो यहाँ पर इसने क्या किया बच्चों? 60 रुपये में 25 संतरे बेचने लगे। तो अगर बच्चे 120 रुपये के कोई लेंगे तो इसे 50 संतरे देने होंगे। तो 120 में 50 तो उन्होंने खरीदी थी और 120 के 50 उसने बेच भी ली। तो बच्चों ना उसे लाभ हुआ ना उसे हानि हुआ। तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना है? ना लाभ हुआ ना हानि हुआ। तो बढ़ते बच्चों अगले सवाल की ओर। एक आदमी 24 किलोमीटर की एक दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो बच्चों 24 किलोमीटर की एक दूरी पहले वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, एक तीसरी 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो पूरी यात्रा के लिए उसकी औसत चाल यहाँ पर कितनी होगी? किलोमीटर प्रति घंटा। तो बच्चों यहाँ पर आप लोगों को समझनी है कि वो व्यक्ति कुल मिलाकर 24 करके वो टोटली बच्चों यहाँ पर कितनी दूरी तय की है? तो 72 किलोमीटर गई। तो आप जानते हो बच्चों औसत चाल जो होती है वो कुल तय की गई दूरी और कुल जो समय लगते हैं उससे डिवाइड करके औसत चाल हम लोग निकालते हैं। यानी कि बच्चों औसत चाल एवरेज स्पीड बराबर, यानी कि बच्चों एवरेज स्पीड आपके लिए क्या हो जाती है? टोटल डिस्टेंस बाई आपके हो जाते हैं बच्चों टोटल टाइम। ये तो बच्चों आप लोग जान रहे होंगे। तो आपने बच्चों यहाँ पर देखा कि टोटल डिस्टेंस तो 24 + 24 + 24 3 बार 24 किलोमीटर के हिसाब से तो 72 किलोमीटर गया। तो पहले अब बच्चों यहाँ पर देखनी उसे समय कितनी लगी। तो पहले स्पीड 6 थी तो 6 चौके 24, पहले उसे 4 घंटे लगे होंगे। उसके बाद बच्चों स्पीड 8 थी तो 8 तिया 24 3 घंटे लगे। उसके बाद बच्चों स्पीड 12 कर ली तो 12 दूनी 24 लगे होंगे। तो ये टोटली बच्चों 72 किलोमीटर में उसे 4 3 7 2 9 घंटे लगे। तो 9 8 72, यानी कि बच्चों उसकी चाल जो हो गई वो किलोमीटर प्रति घंटा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा एवरेज स्पीड उसकी हो गई। तो बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल की ओर। यहाँ पर फिर वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 10,000 में से घटाए जाने पर आपका जो शेषफल को 32, 36, 48 और 54 से भाग दिया जा सकता है। तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले आपने क्या देखनी है कि जो हमें 32, 36, 48 और बच्चों 54 हमें सबसे पहले इसकी एलसीएम निकाल लेनी है, वो संख्या ज्ञात करनी है जो कि इन सभी से कट जाए। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम 2 से बच्चों अगर इसमें लगा रहे हैं तो 2 से ये 16, 18, 24 और 27। इसके बाद बच्चों हम लोग यहाँ 3 से लगा लेते हैं तो ये तो 16 हो गई, 3 6 18, 3 8 24, 3 9 27। इसके बाद बच्चों फिर आप यहाँ पर 2 से लगा सकते हो, 2 8 16, 2 3 6, 2 4 8 और बच्चों 9। फिर आप यहाँ पर बच्चों 4 से लगा सकते हो तो 4 दूनी 8, 3 1 9। इसके बाद बच्चों फिर आप यहाँ पर 3 से लगा सकते हो इसे, तीन से बच्चे यहाँ 2 हो गए, 3 एकम 3 1 और 3 तिया 9। तो यहाँ पर बच्चों जो आपके लिए टोटली हो गई यानी कि 3 × 2 6, 6 तिया 18, 18 चौके 72, 72 दूनी 144 और 3 दूनी 6। यानी कि बच्चों यहाँ एलसीएम कितने आ रहे हैं आपके? 144 × 6 आ रहे हैं। तो 6 चौके 24, 2 बच गए हाथ में, 6 चौके 24 2 26 के 6, फिर 2 बच गए, 6 कम 6 2 8। यानी कि बच्चों 864 जो है वो आपके आ जाते हैं। 864 ऐसी संख्या हो गई जो कि बच्चों 32, 36, 48, 54 सभी से कटने वाले हैं। अब सवाल को बच्चों आप गौर से पढ़िए कि बड़ी से बड़ी संख्या जो 10,000 में घटाए जाए। तो बच्चों 10,000 में हम अगर 864 लानी है तो 10,000 में हमें कितनी घटानी होगी? 9,136 घटानी होगी।
जब हम बच्चों 9136 घटाएंगे तो 864 आ जाएगी। हमने बड़ी से बड़ी संख्या को घटा दिया, 864 इन सभी से भाग दिया जा सकता है। 32, 36, 48 और 54। तो उम्मीद है बच्चों इसको भी आप लोग समझ पाए होंगे। बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल की ओर। एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट आगे हो जाती है। तो जब भी बच्चों प्रतिदिन कही जाए तो मतलब 24 घंटे। तो बच्चों ये 24 घंटे में कितनी मिनट आगे हो जाती है? 24 घंटे में 15 मिनट आगे हो जाती है। अब बच्चों यहाँ पर क्या है कि इसे दोपहर 12 बजे मिलाया गया, तो घड़ी अगले दिन सुबह 4 बजे पूर्वाह्न क्या समय बताएगी? तो अब यहाँ सबसे पहले बच्चों देखना है कि 12 बजे से लेकर अगले दिन सुबह 4 बजे तक कितने घंटे हो गए। तो 12 से 12 यानी कि बच्चों 12 घंटे, और सुबह 4 बजे तक यानी कि 16 घंटे। तो 16 घंटे में ये घड़ी कितनी मिनट आगे होगी? तो 15/24 गुना हो गया बच्चों 16। तो 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 3 पचे 15, 5 दूनी 10 मिनट। तो बच्चों 10 मिनट आगे बढ़ जाएगी। तो बच्चों उस समय जो समय होगा 4, लेकिन उस घड़ी में 4:10 हो जाएंगे, क्योंकि इस हिसाब से 10 मिनट वो आगे बढ़ जाएगी। तो बढ़ते बच्चों हम लोग भी आगे। तो एक किले में 540 आदमियों के लिए 160 दिनों का राशन है। ठीक है बच्चों, तो 540 आदमियों के लिए 160 दिनों का राशन है। 10 दिन पश्चात, अब बच्चों आप सोचो 10 दिन पश्चात उसमें 60 आदमी और शामिल हो जाते हैं, तो वो समान दर पर कितने दिनों चलेगा? तो यहाँ पर बच्चों सबसे पहले आपको ये देखनी है कि 540 आदमी के लिए 160 दिनों का राशन तो है, लेकिन आदमी तो 10 दिन बाद आ रहे हैं, तो 10 दिन तक तो ये 540 आदमी खाए होंगे। तो 540 आदमी का अब जो राशन है वो बच्चों कितने दिनों का है? 185 दिनों का है। बात समझ में आई होगी बच्चों, इसे उम्मीद है समझ पाए होंगे, क्योंकि 10 दिन तो इन लोगों ने 160 दिनों का था, लेकिन 10 दिन बाद लोग आए, तो अभी 540 लोगों के लिए 150 दिनों का यहाँ पर जो है वो सामग्री है। और बच्चों 60 आदमी और शामिल हो गए, तो 540 आदमी में 60 और शामिल कर दिया हमने, तो अब टोटल यहाँ पर कितने आदमी हो गए? टोटल 600 आदमी हो गए। तो ये राशन बच्चों कितने दिनों के लिए हो जाएगा? यहाँ पर 6 नमा 54, तो 15 नमा बच्चों 135 दिन के लिए, यानी ऑप्शन ए आपके लिए हो गया बच्चों बिल्कुल सही जवाब। यहाँ पर बच्चों ये राशन 60 आदमी और शामिल हो जाने पर 135 दिन ही चलेंगे। बढ़ते बच्चों अगले सवाल की ओर। किसी 8 टब को पाइप ए से 4 मिनट में भरा जा सकता है। ए पाइप इसे बच्चों कितने मिनट में भर सकता है? 4। और बच्चों बी से 5 मिनट में खाली किया जा सकता है। बी यहाँ पर बच्चों खाली करने वाला है 5। और दोनों पाइप को हमने क्या किया? एक साथ चालू कर दिया। तो बच्चों जब भी एक साथ चालू होगी तो जल्दी तो पानी नहीं भरेगी, क्योंकि पानी निकलती भी जा रही है। तो मानकर चलो हम लोग पहले इसका एक ऐसा संख्या लेते हैं बच्चों जो दोनों से कट जाए। तो मानकर चलो अगर 20 लीटर की टंकी है तो ये तो 5 लीटर भरेगा प्रति घंटा, प्रति मिनट, तब ये 5 मिनट में 20 लीटर भर देगा। और ये प्रति मिनट यहाँ पर क्या करेगा बच्चों? 4 लीटर प्रति मिनट खाली करेगा। तो ये बच्चों 5 लीटर भरेगा, और ये बच्चों 4 लीटर क्या करेगा? माइनस करेगा। तो बच्चों यहाँ पर जो है प्रति मिनट, यहाँ पर यानी कि बच्चों प्रति मिनट 1 लीटर भरेगी, क्योंकि बच्चों 4 लीटर तो बह गए 5 लीटर में से। तो यहाँ पर बच्चों अगर यहाँ पर 20 लीटर की टब है और 1 मिनट में 1 लीटर भर रही है, तो टोटली कितने समय लग जाएंगे बच्चों? 20 मिनट भरने में लग जाएंगे। तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों इसे समझ पाया होगा कि यहाँ पर टब कितनी, ये जो बाट टब है वो बच्चों 20 लीटर की है। तो बच्चों यहाँ पर 5 लीटर भर रहे, 4 लीटर तो निकल जाते हैं, तो प्रति मिनट 1 ही लीटर भरा रही है, तो 20 लीटर भरने में बच्चों 20 मिनट लग जाएंगे। तो अगला सवाल बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक आयत का विकर्ण 10 सेमी है। तो सबसे पहले बच्चों अब यहाँ पर एक आयत बना ले। एक आयत जो है बच्चों इसकी विकर्ण है 10 सेमी। ये बच्चों हो गई आयत की विकर्ण, यहाँ पर आपकी कितनी हो गई बच्चों? ये 10 सेमी हो गई। और एक भुजा की लंबाई से 2 गुना है। तो ये बच्चों जो 10 है वो भुजा की लंबाई से 2 गुना है। इसका मतलब इसकी जो है एक भुजा कितनी हो जाएगी बच्चों? 5 हो जाएगी। अब बच्चों यहाँ पर मालूम नहीं लंबाई या चौड़ाई, पर आप किसी भुजा को मान लो, कोई इससे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बच्चों यहाँ पर आपको आयत का क्षेत्रफल
वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए बच्चों हमें तो लंबाई चौड़ाई दोनों मालूम होनी चाहिए। तो यहाँ पर तो आपको बच्चों सिर्फ आपको एक ही भुजा मालूम है। तो बच्चों हम यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर बच्चों अगर हम लोग इस भुजा को निकालना चाहे, जैसे कि यहाँ पर ए बी सी डी मान लो बच्चों है, आपको बी सी मालूम है 5, तो ए बी निकालेंगे। तो बच्चों यहाँ पर जो विकर्ण स्क्वायर में से हम लोग ये बी सी स्क्वायर माइनस कर देते हैं। तो बच्चों यहाँ जो ए बी हो जाएगी वो ए बी हो जाएगी बच्चों रूट अंडर 10 की स्क्वायर 100 और 5 की स्क्वायर बच्चों 25। तो यहाँ पर बच्चों हो जाएंगे रूट अंडर 75। तो 75 बच्चों आपके हो जाएंगे 25 25 या 75 यानी 5 रूट अंडर 3। तो बच्चों यहाँ पर एक भुजा हो गई 5 और एक भुजा हो गई 5 रूट 3। तो बच्चों आपके क्षेत्रफल यहाँ पर क्या हो जाएंगे 25 रूट 3। तो बच्चों यहाँ पर अगला जो सवाल है, यदि एक वृत्त में एक समबाहु त्रिभुज खींचा जाए तो त्रिभुज की भुजा और वृत्त के व्यास में क्या अनुपात होगा। तो वृत्त में समबाहु त्रिभुज खींचना, सबसे पहले बच्चों में एक वृत्त यहाँ पर ले लेते हैं और वृत्त में एक समबाहु त्रिभुज खींचा जाए तो बच्चों हम इसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार से बना लेते हैं। तो बच्चों मान लेते हैं समबाहु त्रिभुज, इसकी सभी भुजा बराबर हो जाएगी यानी ए। और बच्चों इसकी एक सिस्लम हम यहाँ पर ले लेते हैं। मान लो बच्चों आपकी ये समबाहु त्रिभुज ए बी सी हो गई और इसकी सिस्लम को बच्चों हम लोग ए डी मान लेते हैं। तो बच्चों जब भी समबाहु त्रिभुज की सिस्लम होती है तो ए डी बराबर हो जाती है बच्चों √3/2a, यानी कि बच्चों सिस्लम हमेशा √3/2a हो जाती है। तो बच्चों यहाँ पर ए डी की तो वैल्यू हमें मालूम हो गई कि √3/2a। अब बच्चों हमें यहाँ पर त्रिभुज की भुजा तो ए है और वृत्त के व्यास, तो बच्चों व्यास हमें तब पता होगी जब इसकी हम लोग रेडियस मालूम कर ले। तो यहाँ पर बच्चों अगर यह केंद्र है तो ये ओ बी और ये ओ ए, ये रेडियस हो गई बच्चों ये सर्किल की। तो यहाँ पर बच्चों जब भी बच्चों वो रेडियस जो होती है वो बच्चों यानी कि आर जो होती है आर जो होती है बच्चों वो आर बराबर जो होती है वो ए डी की बच्चों 2/3 होती है, यानी ए डी इंटू 2/3 हो जाती है। तो बच्चों यहाँ पर जो आपकी आर जो निकल जाएगी तो ए डी तो आपके हो गए √3/2a और इंटू बच्चों 2/3। तो यहाँ पर बच्चों आपके यहाँ 2 और 2 तो कट गए, यहाँ से बच्चों √3 से ये √3 बार में कट जाएगी। तो यहाँ से बच्चों जो आपके लिए आर हो गई तो आर बराबर हो गई बच्चों a/√3। तो बच्चों जब आपकी आर a/√3 हो गई तो वृत्त के व्यास का अनुपात निकालना है। तो आर हो गई तो बच्चों डी जो है इसकी डबल हो जाएगी यानी कि बच्चों 2a/√3 हो जाएगी। तो बच्चों अब यहाँ पर आपको त्रिभुज की भुजा और वृत्त के व्यास की अनुपात निकालनी है। तो त्रिभुज की भुजा यहाँ पर बच्चों हो गई a और वृत्त की जो व्यास है वो हो गई बच्चों 2a/√3। तो √3 आपके लिए चले जाएगी बच्चों ऊपर, तो a और a कट गए यानी कि बच्चों √3/2 यानी √3/2 यहाँ पर हो जाएंगे त्रिभुज की भुजा और वृत्त के व्यास में अनुपात। तो बढ़ते हैं बच्चों फिर से यहाँ अगले सवाल की ओर। यहाँ पर एक व्यापारी ने एक सेकेंड हैंड कार 6,000 रुपये में खरीदी और मरम्मत पर 500 रुपये खर्च किए। तो बच्चों इसकी टोटल जो CP हो गई उसकी खरीद मूल्य कितनी पड़ गई 6,500 हो गई। उसने उसे 7,020 रुपये में बेच दिया। तो यहाँ पर बच्चों जो SP की है वो है बच्चों 7,020 रुपये। तो यहाँ पर बच्चों से तो प्रॉफिट हुआ है, तो जो प्रॉफिट हुआ बच्चों इस दोनों में घटाने के बाद आप देख रहे हैं कि प्रॉफिट इसे 520 रुपये की हुई। तो लाभ की प्रतिशत निकालनी है। तो लाभ प्रतिशत यानी कि बच्चों 520 बट्टे जो आपके CP हैं, CP पे हमेशा लाभ परसेंट निकलता है, इंटू हमने कर दिया 100। तो यहाँ पर बच्चों 13×5 = 65 और 13×4 = 52 40, 5 8 हो गया बच्चों 40। तो यहाँ पर बच्चों आपके 8% हो गए लाभ का प्रतिशत। तो बढ़ते हैं बच्चों फिर से अगले सवाल की ओर। यहाँ पर आपको यहाँ पर दी गई है a +
1/a इक्वल टू 6। तो बच्चों a⁴ प्लस 1/a⁴ आपको निकालें। तो बच्चों जब भी आपको यहाँ पर सबसे पहले a प्लस 1/a इक्वल टू आपको 6 दी गई है, तो जब भी बच्चों आप इसका स्क्वायर करोगे, यानी कि जब आप a² प्लस 1/a² निकालोगे, तो बच्चों आपके लिए 6² - 2। इसे बच्चों हमेशा याद रखनी है। जब भी आप एक बार स्क्वायर करोगे तो 6² - 2 यानी कि 6 का स्क्वायर 36 - 2 आपके लिए यहाँ पर हो जाएगा 34। फिर से जब बच्चों इसे हम आप एक बार फिर स्क्वायर करेंगे, यानी a⁴ बटे 1/a⁴, तो यहाँ पर बच्चों जो है 34 की स्क्वायर माइनस हो जाएगी बच्चों 2। तो 34 की स्क्वायर बच्चों हो जाती है 1156 माइनस 2 इक्वल टू 1154। तो बच्चों इसका सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, 1154 हो जाएगी इसकी वैल्यू। तो बढ़ते बच्चों अगले सवाल की ओर। यहाँ पर 45 सेमी ऊंचाई और 4 सेमी व्यास वाले ठोस धात्विक बेलन। तो यहाँ पर बच्चों एक बेलन है, तो इस बेलन की बच्चों यहाँ पर आपको दी गई है 45 सेमी ऊंचाई है, और बच्चों इसकी जो 4 सेमी व्यास है बच्चों, तो ये बच्चों यहाँ से यहाँ तक हो गई इसकी 4 सेमी। तो बच्चों यहाँ पर इसको बनाने के लिए 6 सेमी व्यास वाले कितने ठोस गोले को पिघलाना होगा। तो बच्चों बेलन के आयतन में हम लोग जब भी बच्चों गोले को हमें गोले से इसे बनानी है, तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, जितनी हमारी बेलन की आयतन है, तो बेलन के जो आयतन है उसमें बच्चों हम लोग क्या करेंगे, एक गोले के आयतन से भाग कर देंगे। तो बच्चों यहाँ पर जो बेलन का आयतन होता है वो होता है आपका πr²h पाई। तो यहाँ जो बच्चों बेलन का जो r हो जाएगा वो आपके लिए हो जाएगा 4/2 यानी कि बच्चों 2। तो यहाँ पर बच्चों r² यानी 2 × 2, और बच्चों h यहाँ पर 45 तो दी गई है। उसके बाद बच्चों आपके हो जाएंगे गोले का आयतन, नीचे बट्टे करोगे तो गोले का व्यास आपके 6 सेमी है, तो गोले का आयतन क्या हो जाता है बच्चों 4/3 × पाई और r³। तो बच्चों गोले की जो यहाँ पर व्यास 6 सेमी है तो इसकी r हो जाएगी 3, तो यहाँ पर बच्चों r³ हो जाएगी, तो 3 बार ले लेंगे। तो यहाँ पर बच्चों 3 कट गई, पाई कट गई, तो बच्चों यहाँ पर आपके और 3 से इसे हमने कटा दिया 15 बार में, फिर इस 3 से कट जाएगी बच्चों 5 बार में, और बच्चों यहाँ पर 2 दूनी ये 4 भी कट गए। तो बच्चों कुल मिलाकर यहाँ पर 5 सिर्फ बच गए, यानी कि कितने गोले पिघलाने होंगे बच्चों, 5 गोले पिघलाने से ये बेलन। तो बच्चों अगला सवाल यहाँ पर है, 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी मील के पत्थर को 15 सेकंड में पार करती है। मील के पत्थर बच्चों यानी जिस पर किलोमीटर लिखी जाती है, और समान लंबाई वाली दूसरी रेलगाड़ी यानी जो दूसरी रेलगाड़ी उसकी भी लंबाई 150 मीटर है, तो जो विपरीत दिशा से आ रही है उससे 12 सेकंड में पार करती है। तो बच्चों यहाँ पर सीधी बात है कि दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई 112 है और वो उससे बच्चों 12 सेकंड में पार कर जाती है, यानी कि बच्चों जो टाइम है वो हो गया 12 सेकंड और डिस्टेंस हो गया 150 मीटर। तो बच्चों दूसरी रेलगाड़ी की चाल निकालनी है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल आपकी सीधी यहाँ पर 150 बट्टे हो जाएंगे बच्चों 12। तो यहाँ पर बच्चों इसे कटा देते हैं, तो 6 दूनी 12, 25 छक्के 150, यानी कि बच्चों 25/2 यानी कि बच्चों 12.5 हो गए। तो बच्चों 12.5 यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड हो गई, पर यहाँ पर आपकी सभी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई। तो हमने बच्चों आपसे बताया था कि जो 5 मीटर प्रति सेकंड होते हैं वो कितने के बराबर होते हैं बच्चों, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर बच्चों 5 नहीं है, यहाँ पर 12.5 है, तो 2.5 गुना ज़्यादा, तो 18 को 2.5 गुना करेंगे बच्चों, तो 18 दूनी 36, 9 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी 12.5 में। तो बच्चों यहाँ पर उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको ये सवाल। बढ़ते बच्चों अगले सवाल की ओर। यहाँ पर आपसे दिया गया है 2⁻16 - 1 निम्नलिखित में किसके द्वारा विभाज्य होगा। तो बच्चों कोई भी संख्या उससे विभाज्य होता है जो उसका फैक्टर होता है। तो बच्चों यहाँ पर लोग फैक्टर बनाने के लिए इसे a² - b² में करेंगे हम बच्चों। तो a² - b² में हम इसे लिख सकते हैं बच्चों एक बार 2⁻8 की स्क्वायर, और इसे बच्चों 1/8 की स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि बच्चों इसमें आपको कोई प्रॉब्लम, या फिर बच्चों हम सीधे इसको 1 की भी स्क्वायर लिख सकते हैं, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं।
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फिर आपको एक टर्म तो यहाँ पर बच्चों 2⁻8 - 1 आ जाएंगे। फिर आप बच्चों जब इसे तोड़ेंगे तो आपको एक बार बच्चों फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर में 2⁻4 - 1, और बच्चों यहाँ पर आपके लिए हो जाएंगे, सॉरी बच्चों पहले इसे हम लोग इस तरह से लिख लेंगे, इसे हम लोग लिख सकते हैं बच्चों 2⁻4 की स्क्वायर और -1 की स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चों आपको एक बार आ जाएगी 2⁻4 - 1 और एक बार आ जाएगी बच्चों 2⁻4 + 1। तो बच्चों 2 की पावर 4 16 होती है, तो 16 घटा 1 15 और 16 + 1 = 17। तो बच्चों 17 और 15 दोनों में से किसी में से डिवाइड सकते हैं। यहाँ ऑप्शन में आपके 17 मौजूद हैं, तो 17 से ये बच्चों विभाज्य हो जाएगा, तो ऑप्शन 17 सी। तो यहाँ बच्चों आपके लिए अगली सवाल है कि ए और बी विषम संख्या है, तो बच्चों यहाँ पर कौन एक सम संख्या होगी। ये 4 इक्वेशन यहाँ पर ऑप्शन में दी गई है, आपको बतानी है बच्चों इनमें से कौन एक सम संख्या हो जाएगी। तो सबसे पहले ए और बी विषम है, तो हम लोग बच्चों इसे एक कोई संख्या मान लो, जैसे ए हम 3 मान लेते हैं और बी को हम 5 मान लेते हैं। तो बच्चों अगर यहाँ पर देखी जाए तो पहली इक्वेशन में आप निकालोगे तो ए प्लस बी यानी 5 3 8 और 15 8 हो जाएंगे बच्चों 23। तो यहाँ पर बच्चों ये इवेन आ गए। बी इक्वेशन में आप देखोगे तो ए प्लस बी 5 3 8 - 1 7 हो गए। फिर यहाँ बच्चों सी में देखेंगे बच्चों तो 5 3 8 और बच्चों यहाँ पर 8 1 9 हो जाएंगे। और तो यहाँ पर बच्चों जब यहाँ हम डी ऑप्शन में देखते हैं तो 5 3 8 और यहाँ पर बच्चों 5 3 15 दूनी 30, तो 30 8 38, यानी कि बच्चों डी नंबर जो है बच्चों वो सिर्फ आपको एक सम संख्या दे सकती है, बाकी सभी आपके लिए विषम संख्या ही होगी। तो उम्मीद है इसे आप समझ। सवाल के लिए बच्चों यहाँ देखते हैं, यदि a⁻1/3 = 11 दी गई है, तो बच्चों यहाँ पर अगर a⁻1/3 = 11 दी गई है, तो बच्चों जब हम बट्टे की कोई पावर हो और जब हम उसको बच्चों बराबर को उस तरफ ले जाएंगे तो ये बच्चों सीधी पावर हो जाएगी। तो यहाँ पर बच्चों a की वैल्यू आपकी हो गई 1331। तो यहाँ से बच्चों आपको क्या करनी है, a स्क्वायर माइनस 331 a की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों a स्क्वायर माइनस 331 a, तो इसमें बच्चों हम लोगों को क्या करनी है, a को हमने कॉमन कर लिया, तो a माइनस हो गया आपके बच्चों 331। तो यहाँ पर बच्चों जो a की वैल्यू है वो तो आपके लिए 1331 और इंटू a में यानी a की मतलब 1331 और 1331 में हम 331 माइनस कर देंगे तो बच्चों यहाँ पर इसकी वैल्यू 1000 हो जाएगी। तो 1331 पर 3 0 बच्चों कहाँ पर दिख रही है आपको, ऑप्शन नंबर बी है आपके लिए बिल्कुल सही जवाब। उम्मीद है बच्चों इसे भी आप लोग समझ पाए होंगे। तो बच्चों आज के यहाँ सेशन में आप लोगों के लिए इतनी इम्पोर्टेंट सवाल हमने लाई थी और उम्मीद है बच्चों इसमें जो लॉजिक दी गई है वो लॉजिक आपके बहुत ही काम की आएगी। तो बच्चों आप बिल्कुल डिजिटल एजुकेशन में बिल्कुल हर एक दिन नए से नए चीज़ों से जुड़े, नए से नए लॉजिक को जाने, तभी आप इस भागदौड़ की दुनिया में अपने आप को सफल बना पाओगे। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बच्चों आज के क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं बच्चों फिर से आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।